हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा की हिंदी जो चैप्टर 7 जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन, इस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं जो पिछले वर्ष पूछे जाते थे, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो बड़े भाई जो है ये रामविलास शर्मा जी की रचना है। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो सबसे बड़े जो बोले हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण जो हस्ताक्षर थे वो हैं रामविलास शर्मा जी। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? तो साहित्य जो होते हैं वो सभी मनुष्य के संपूर्ण जीवन टोटली लाइफ से कनेक्टेड रहते हैं। जो साहित्य होते हैं वो लाइफ से कनेक्ट होते हैं। वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं भौतिकवाद। सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? तो एथेंस की जो सभ्यता थी उससे सारे यूरोप में जितने भी यूरोप के अंदर कंट्री आते हैं वो सभी एथेंस की सभ्यता से प्रभावित, बोले तो अट्रैक्टिव थे। अगला प्रश्न है, शेली और बायरन कहाँ के थे? और शेली और बायरन जो थे ये थे यूनान के, जरसाही ... में थी। तो जरसाही जो था ये सोवियत रूस में था। रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। और हमारे भारत में बोले तो चंपारण आंदोलन भी 1917 को हुआ था और रूस की क्रांति भी 1917 में हुआ। व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना क्रमशः तो ये है, देखिए व्यास जी लिखे हैं महाभारत और वाल्मीकि जी लिखे हैं रामायण। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्यास जी महाभारत लिखे हैं और वाल्मीकि जी रामायण लिखे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? ये है रामविलास शर्मा जी की। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। जितने भी प्रगतिशील होते हैं, एक होते हैं विकास, ठीक, एक होते हैं विकसित। उसी तरह है प्रगति अर्थात चल रहा है और प्रगतिशील अर्थात लगातार धीरे धीरे ही चल रहा है लेकिन चल रहा है। तो प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे? 1949 से 1953 तक ये प्रगतिशील लेखक के महामंत्री थे रामविलास शर्मा जी। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो जो साहित्य होते हैं वो स्वाधीन होते हैं, अपने अधीन होते हैं। एथेंस किस महादेश में है? और एथेंस की बात करें तो ये है यूरोप में और हम लोग पढ़ते हैं भारतीय एशिया महादेश में। बायरन किस भाषा के कवि हैं? बायरन जो थे वो थे अंग्रेजी। निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? तो ये है रामविलास शर्मा जी की। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये है परंपरा का मूल्यांकन से।
क्योंकि जिस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव रहेगा उसके लेखक और उस कविता या निबंध जो हो उसी से रिलेटेड प्रश्न रहते हैं। दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो जो दूसरों से नकल करके लिखते हैं वो होते हैं अधम, जिसे हम लोग इंग्लिश में चीट कहते हैं और हिंदी में बात करें तो कॉपी कहते हैं, नहीं नकल ही कहते हैं। राफाल लियोनार्डो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? तो ये है इटली की देन है। राफाल, लियोनार्डो दा विंची और एंजेल्स ये सभी इटली की देन है। नेक्स्ट प्रश्न है शेक्सपियर कौन थे? तो शेक्सपियर जो थे वो नाटककार थे और ये अंग्रेजी के जन्मदाता के रूप में भी जानते हैं हम लोग। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है? तो निराला जी हैं, इनकी टोटल साहित्य की साधना है वो 3 खंडों में रचित की गई है। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 को। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जन्म हुआ था ऊंचगांव सानी में। प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? तो ये हैं रामविलास शर्मा जी की। जारशाही रूप से सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन हैं? तो सबसे ज़्यादा फेमस जो थे लोकप्रिय तो ये थे तोलस्टॉय थे। ठीक, ये जारशाही के रूप में सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले सबसे फेमस साहित्यकार थे। सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो सबसे ज़्यादा प्रगतिशील की बात करें तो पूंजीवादी सभ्यता को प्रगतिशील कहा जाता था। लैटिन कवि कौन है? तो लैटिन कवि की बात करें तो ये हो जाएगा वर्जिल। वर्जिल जो थे वो लैटिन कवि हैं। तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं? तो तार सप्तक जो था तो उसमें टोटल 7 कवियों था। और आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता दे, तार सप्तक संस्कृत लैंग्वेज है, सप्तक का अर्थ होता है 7। अज्ञेय ने तार सप्तक कब संपादित किया? तो संपादित किए थे 1943 ईस्वी को। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उनका जो निराला की साहित्य साधना थी उनके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, तो संबंध होते हैं द्वंद्वात्मक दोनों तरफ से। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो ये हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की। डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुआ? उनकी मृत्यु हो गया था 2000 ईस्वी को और दिल्ली में। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो ये संभव है समाजवादी व्यवस्था में। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करता है वही परंपरा का ज्ञान उनके लिए आवश्यक है। भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो जितने भी हम लोग भारतीय हैं उसका राष्ट्रीय जो कैपेसिटी होता है उसका पूरी तरह से विकास जो है किस व्यवस्था में संभव है? तो ये है समाजवादी व्यवस्था होने पर भारतीय की पूर्ण विकास होने की संभावना है।
लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? उनके गांव का नाम था ऊंचगांव सानी। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? परंपरा का मूल्यांकन का। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये है निबंध। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? ये निबंध है। रामविलास शर्मा MA पास करने के बाद 1938 ईस्वी तक कहाँ व्यस्त रहे थे? तो व्यस्त हो गए थे शोध कार्य में। रामविलास शर्मा का लेखन है। रामविलास शर्मा जी के लेखन कौन कौन है? तो भाषा और समाज, भारत की भाषा समस्या, विराम चिन्ह, इनमें से सभी जो हैं ये सभी रामविलास शर्मा जी की कृति हैं। समन्वित दुनिया में महान कविता के 2 ही केंद्र हैं। कौन कौन से थे? तो ये थे भारत, ईरान। शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया था? तो जो इनको पुरस्कार मिला था तो वो सभी भारत सरकार को दे दिए थे। रामविलास शर्मा ने BA कब पास किए थे? तो BA पास किए थे 1932 ईस्वी में। आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आदिम की बात करें तो आदिम का अर्थ होता है अति प्राचीन। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है तो ये आवश्यकता है समाजवाद का। पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती है? तो समाजवादी जो संस्कृति होती है वो पुरानी संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती है। अस्मिता का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है पहचान। अस्मिता का अर्थ होता है पहचान। ठीक, इस चैप्टर में टोटल 48 प्रश्न था जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल करेगी। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद। 8 जिसका नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ। इसके लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज। ठीक, जीत जीत मैं निरखत हूँ, इनके लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। ठीक, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, वो सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा था? बिरजू महाराज को जो गांडा होते हैं पैर में, तो ये बांधे थे उनके बाबूजी। ठीक, सेकेंड प्रश्न है, नटरंग शीर्षक पत्रिका का संपादक कौन है? तो नटरंग शीर्षक पत्रिका का संपादन किए थे रश्मि वाजपेयी। ठीक, जीत जीत मैं निरखत हूँ, और ये जीत जीत मैं निरखत हूँ ये है साक्षात्कार। बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था। तो रामपुर में बिरजू महाराज की बहन जितने भी थी उस सभी का जन्म रामपुर में हुआ था। बिरजू महाराज क्या पहनने का बहुत शौक था? बिरजू महाराज को सबसे ज्यादा शौक था कि टोपी पहनने का। हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी, उसमें जो था तो कपिला जी और लीला कृपलानी ये दोनों हिंदुस्तान डांस अकादमी में काम करती थी, अर्थात ये दोनों हो जाएगा। बिरजू कितने साल के थे तब उनकी पिता की मृत्यु हो गई? तो बिरजू महाराज जब वो 9.5 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गया था।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किए थे? तो मैनपुरी में लास्ट टाइम अपने पिताजी के साथ प्रोग्राम किए थे। शागिर्द का अर्थ क्या होता है? शागिर्द का अर्थ होता है शिष्य। पंडित बिरजू महाराज हैं, तो बिरजू महाराज एक नर्तक हैं और ये बोर्ड एग्जाम को छोड़कर भी कंपटीशन में जब आप किसी नौकरी की तैयारी करते हैं तो उसमें भी जिसमें हिंदी पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है। पूछता है कि इनमें से कौन नर्तक हैं। ऑप्शन में दे देगा पंडित बिरजू महाराज, रामधारी सिंह दिनकर और बहुत से लेखक का नाम। ठीक, तो नर्तक हो जाएंगे पंडित बिरजू महाराज। और इस तरह भी पूछ जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज क्या थे? तो नर्तक। ठीक, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? तो उनका साक्षात्कार रश्मि वाजपेयी ने लिया था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म लखनऊ में हुआ और लखनऊ जो है यूपी की राजधानी है। यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो वो सीताराम बगला को डांस सिखाते थे। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, वो रिश्तेदार का नाम था झुमकलाल। पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? तो उनकी गुरुआइन उनकी माँ ही थी। पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन उनकी माँ थी। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? उनका उम्र 27 वर्ष का था। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था उस टाइम पंडित बिरजू महाराज की उम्र 27 वर्ष थी। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज अपने पिता के 10वें और 13वीं करने के लिए कितने पैसे इकट्ठे किए थे? तो टोटल 500 रुपये इकट्ठा किए थे। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो उनको 1965 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो वो अपने पिताजी को शागिर्द मानते थे। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो वो नर्तक के रूप में है। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? तो जो बिरजू महाराज हैं वो हैं कथक के नर्तक। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो उनका संबंध जो है वो लखनऊ घराने से है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? उनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो बिरजू महाराज के पिता जो थे वो प्रसिद्ध नर्तक थे, इसलिए पंडित बिरजू महाराज भी नर्तक में काम किए और फेमस ये भी हो गए। बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? फर्स्ट टाइम का शिक्षा उनको प्राप्त हुआ था कपिला जी से। बिरजू महाराज का संबंध है तो उनका संबंध जो है कथक नृत्य से है। किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगण हो गए थे? तो जब 9 वर्ष के थे तभी नृत्य कला में प्रांगण हो गए थे। बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी। बिरजू महाराज की पहली शिष्या की बात करें तो वो रश्मि थी। इबादत का अर्थ क्या होता है? इबादत उसका अर्थ होता है उपासना करना। किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की है? तो ये किए हैं
पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो वो 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। कौन? पंडित बिरजू महाराज। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ गई? तब वो लोग लखनऊ चल गए थे अपने घर। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? तो सबसे ज़्यादा योगदान की बात करें तो वो कपिला जी की थी। बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो उनकी टोटल 2 संतानें थी। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? उनके चाचा का नाम शंभू महाराज था। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज अभी बात किए हैं, बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज था। तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के क्या हुए? चाचा। बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखे? तो ठुमरिया लगाना अपने अम्मा से सीखे थे। बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं, यहाँ पर 13वीं होना चाहिए था, 13वीं करवाई थी? ठीक, तो टोटल 2 प्रोग्राम करके वो 500 रुपया इकट्ठा किए थे, जिसके कारण और उसके बाद वो अपने पिताजी की 10वीं और 13वीं करवाए थे, जिसे हम लोग श्राद्ध कहते हैं। ठीक, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? तो उनको तालीम मिली थी बाबूजी से। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन हैं? पंडित बिरजू महाराज। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो उनका जफरीन अस्पताल में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था और लखनऊ में। बिरजू महाराज की बड़ी बहन कितने साल इनसे बड़ी थी? तो वो 15 साल उनसे बड़ी थी। बिरजू महाराज के बड़ी बहन कितने साल इनसे बड़ी थी? तो बिरजू महाराज का जन्म मान लो 15 साल इनसे बड़े थे। ठीक, बिरजू महाराज क्या नहीं खाते थे? तो वो ऑमलेट और मछली नहीं खाते थे। बिरजू महाराज के पिताजी को रोग था। उनके पिताजी का रोग था शुगर रोग, जिसे हम लोग चीनी रोग कहते हैं। बिरजू महाराज फिर वापस लखनऊ कितने वर्ष के उम्र में आए थे? तो जब वो 14 वर्ष के हो गए तो फिर रिटर्न होकर अपने घर आ गए। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे उस टाइम पंडित बिरजू महाराज अपने घर लौट आए थे। बैले क्या हैं? तो बैले जो होते हैं यूरोपीय नृत्य होते हैं। हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस अकादमी में बिरजू महाराज को कितने रुपए मिल रहे थे? तो उसमें इनको 250 रुपये, एक डांस प्रोग्राम का 250 रुपया मिलता था। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? तो जब बिरजू महाराज 18 वर्ष के थे तभी इनकी शादी हो गई थी। बिरजू महाराज लोकप्रिय हुए थे। कब लोकप्रिय हो गए? सबसे ज़्यादा अगर लोकप्रिय की बात करें तो वो कोलकाता में हो गए थे, मुंबई में हो गए थे और दक्षिण जितने भी राज्य आते हैं उन सभी में ये लोकप्रिय हो गए थे, अर्थात पॉपुलर हो गए थे। इनमें से सभी में संगीत भारती की कमाई से बिरजू महाराज ने क्या खरीदे थे? तो वो एक साइकिल खरीदे थे। बिरजू महाराज को आगे बढ़ाने में किनका बहुत बड़ा हाथ था? तो उनकी अम्मा जी थी, उनका बहुत बड़ा योगदान था। ब्रज नारायण ने बिरजू महाराज को कहाँ बुलाया था? तो उनको मुंबई में ब्रज नारायण जो थे वो मुंबई में बुलाए थे। बिरजू महाराज के शागिर्द हैं।
तो उनके शागिर्द शाश्वती थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? तो निर्मला जी जो थी उनका दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक स्कूल था। उसी में नृत्य सिखाते थे पंडित बिरजू महाराज। तो इस चैप्टर में टोटल 54 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है आविन्यो। आविन्यो से रिलेटेड जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया था? और आपको बता दें कि आविन्यो का जो लेखक है वो है अशोक वाजपेयी, और बहुवचन जो नामक पत्रिका है उसका संपादन भी अशोक वाजपेयी किए हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, आविन्यो एक है। आविन्यो जो है वो ललित रचना है। आविन्यो में था। आविन्यो पोप की राजधानी थी। कार्थुसियन, जिसे प्रेजेंट टाइम में ईसाई कहते हैं, संप्रदाय विश्वास करता है। तो जो ईसाई संप्रदाय के थे, तो सबसे ज़्यादा विश्वास की बात करें तो मौन में विश्वास रखते हैं, अर्थात चुप रहते हैं। जीर्णोद्धार का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है पुराने को नया करना। अशोक वाजपेयी द्वारा कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया गया था? तो वो है समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, इनमें से सभी। अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा लासत्रुज में रहकर काम करने का न्योता मिला था? तो उनको फ्रांस के सरकार द्वारा न्योता मिला था, इसीलिए वो फ्रांस गए थे। फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है? तो ये होता है आविन्यो में। आविन्यो में किस युग के ईसाई मठ है? तो आविन्यो में जो था वो मध्य युग के ईसाई मठ है। आविन्यो कहाँ स्थित है? तो आविन्यो जो है वो है दक्षिणी फ्रांस में। रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी जो है दक्षिण फ्रांस में है। आविन्यो के रचनाकार हैं। तो आविन्यो के रचनाकार कौन है? आप सभी को बता दिए हैं पहले ही कि अशोक वाजपेयी जो है वहीं आविन्यो के रचनाकार हैं। और आविन्यो जो है ये एक ललित रचना है। विलेनोव ला आविन्यो का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आविन्यो का नया गांव। ला सतरुज क्या है? ला सतरुज एक ईसाई मठ है। आंध्रवेत्रा क्या है? तो आंध्रवेत्रा जो है एक कवि थे। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। तो इसका संबंध जो होते हैं वेदांत दर्शन से है। विलेनोव और आविन्यो के बीच कौन सी नदी है? इसके बीच रोन नदी है। विलेनोव और आविन्यो के बीच रोन नदी स्थित है। आंद्रेवेत्रा, रेनेसौ और पॉल एलुआर ने आविन्यो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की है? टोटल 30 कविताओं की रचना किए हैं। अशोक वाजपेयी ला सतरुज में कितने दिनों तक रहे थे? टोटल बात करें तो 19 दिन रहे थे। आविन्यो पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो ये हैं यात्रा वृंदात, क्योंकि अशोक वाजपेयी आविन्यो गए थे अर्थात यात्रा किए थे और यात्रा के टाइम वे गद्य लिखे थे। तो इसीलिए ये जो है गद्य
यात्रा वृत्तांत है। पिकासो क्या थे? पिकासो जो थे वो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? तो उनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? उनका जन्म दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं किए थे? तो टोटल 35 कविता और 27 गद्य की रचना किए थे। अगला प्रश्न है, ला मादाओजेल द अविन्यो किसकी कृति है? तो ये जो रचना है ये है पिकासो की। ला शतरोज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो इसका उपयोग 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक ला शतरोज धार्मिक का उपयोग होता रहा था। अविन्यो में 19 दिनों का प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? टोटल 19 दिन तक अविन्यो में रहे थे और उतने दिनों में ये 27 गद्य की रचना कर दिए। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो फ्रांस में सबसे ज़्यादा अगर कला की बात करें तो अविन्यो फेमस रहा है। अविन्यो क्या है? अविन्यो एक ईसाई मठ है। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है ला मादाओजेल द अविन्यो। यही पिकासो की प्रसिद्ध रचना है। कर्थूशियन संप्रदाय विश्वास करता है। तो सबसे ज़्यादा विश्वास की बात करें तो कर्थूशियन संप्रदाय होते हैं वो मौन में अर्थात चुप रहने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। ला शतरोज के इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था? तो जब ला शतरोज के इमारत पर क्रांति हुआ था उसके बाद साधारण लोग जाकर वहां पर बसना शुरू कर दिए थे, इसलिए साधारण लोग वहां पर कब्जा कर लिए थे। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार था और ये पुरस्कार था ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। अविन्यो किस नदी पर स्थित है? तो अविन्यो जो है रोन नदी पर स्थित है। विलनव क्या है? तो विलनव जो है एक छोटा सा गांव है। प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो ये रंग समारोह आयोजित होता है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? तो रोन नदी के किनारे अविन्यो बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अविन्यो गए थे? तो सबसे पहले की बात करें तो 10 वर्ष पहले अविन्यो गए थे। लेखक अविन्यो क्या साथ लेकर गए थे? तो वो लेकर गए थे पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स, ये सभी चीज लेके गए थे कवि। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। द्रुम का अर्थ क्या होता है? द्रुम का अर्थ होता है पेड़ पौधा। बियाबान का क्या अर्थ है? बियाबान का अर्थ होता है शहर और सुनसान, दोनों होते हैं बियाबान का अर्थ। ठीक। अगला प्रश्न है, अविन्यो
का किला फ्रेंच शासकों ने किसके गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनवाया था? तो ये पोप पर नजर रखने के लिए जो फ्रेंच सरकार थी वहाँ की अविनियों पर किला बनाया था, जिससे कि क्या हो गए कि पोप पर नजर रख सके। इस चैप्टर में टोटल 44 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। 10 जिसका नाम है मछली, और मछली के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। ठीक, तो इस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी अवार्ड जिसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो साहित्य अकादमी अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल को 1990 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन है, नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? नौकर की कमीज की बात करें तो ये है विनोद कुमार शुक्ल की। मछली क्या है? मछली जो है एक कहानी है। ठीक, मछली चैप्टर है। ठीक, और रियलिटी वाला जो मछली होते हैं वो एक जीव होते हैं जो जल में निवास करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, झोले में कितनी मछलियां थी? तो झोले में टोटल 3 मछलियां थी। संतु कांप रहा था। तो संतु ठंड से कांप रहा था क्योंकि वह पूरी तरह से भीग गया था, इसीलिए वह ठंड से कांप रहा था। जो मछली मर जाती है उसके आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती, ऐसा कौन कहता था? तो ऐसा उनको दीदी बोलती थी। मछली अभी कट जाएगी, ऐसा किसने पूछा? तो संतु ने पूछा था। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो ये है विनोद कुमार शुक्ल की। मछली और गोश्त कौन खाता था? तो पिताजी थे, वही मछली और गोश्त ये सभी खाते थे, और पिताजी जो थे वो मांसाहारी थे। ठीक, अगला प्रश्न है, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो ये महाविद्यालय से लिया गया है। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो टोटल 3 मछली खरीदे थे, जिसमें से 1 मछली मर गया था, 2 मछली जिंदा था। परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो उनके नौकर का नाम था संतु। भग्गो जो था उनके नौकर का नाम था। ठीक, नरेन कौन था? तो नरेन की बात करें तो नरेन ये थे दीदी का प्रेमी। मोहारा क्या है? मोहारा एक नदी है। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? तो उनके छोटे भाई का नाम था संतु। कहानीकार जो है विनोद कुमार शुक्ल, उनके छोटे भाई का नाम संतु था, और नौकर का नाम भगू है। किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? तो माँ को ये सब अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि माँ जो थी वो शाकाहारी थी, इसीलिए इनको ये सभी चीज़ों से घृणा थी। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो ये बोले थे पिताजी। नरेन को बोले थे, क्योंकि जो नरेन थे वो दीदी का प्रेमी था, और पिताजी जब देख लिए थे इसीलिए पिताजी ने बोले थे कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए संतु
जब मछली खरीदे पिताजी, उसके बाद वहाँ से मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागे। पिताजी ने किसको मारा था? तो पिताजी मारे थे दीदी को। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? भग्गू जो था नौकर, वही मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो निम्न मध्यम वर्ग की इस चैप्टर में जो है मछली कहानी में, इसमें निम्न मध्यम वर्ग की जीवन का वर्णन किया गया है। संतु नरेन आपस में कौन है? ठीक, संतु नरेन आपस में बात करें तो ये दोनों भाई भाई थे। विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यासकार के अलावा और क्या थे? तो विनोद कुमार शुक्ल जो है वो है राजनेता भी है। कहानीकार उपन्यास के अलावा भी वो एक राजनेता है। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? तो उनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी को, 1 जनवरी को हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ? उनका जन्म राजनांद छत्तीसगढ़ में हुआ था। निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे थे? ये टोटल 1994 से 1996 अर्थात 2 साल निराला सृजन पीठ में अतिथि के रूप में रहे थे। कौन? विनोद कुमार शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी अर्थात विनोद कुमार शुक्ल की कहानी संग्रह है। विनोद कुमार शुक्ल की कहानी संग्रह की बात करें तो ये है पेड़ पर कमरा। दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान से विनोद कुमार शुक्ल सम्मानित हुए थे। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो वो लेखक जो थे अपने पिताजी से मछली मांगना चाहता था। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो पिताजी को जब मछली खाते थे तो उनको माँ मना करती थी। मछली लेकर कौन भाग गया था? तो संतु जो थे वही मछली लेके भाग गया था। मछली कहानी के लेखक कौन है? आप सभी को पहले ही बता दिए हैं कि विनोद कुमार शुक्ल जो है वही मछली कहानी के लेखक है। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो माँ मछली के लिए मसाला पीस रही थी। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय जो था वहीं कृषि के एसोसिएट के प्रोफेसर थे। मछली शीर्षक कहानी में दीदी की प्रेमी का नाम क्या था? तो दीदी के प्रेमी का नाम था नरेन। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो मकान के नीचे जाके खड़ा हो गया था जिससे ना भीग सके, और भीगने के कारण संतु ठंड से कांप भी रहा था। संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? तो अचानक मछली को पकड़ते ही भाग गया। मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली एक सामाजिक कहानी है। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो पहले ही आपको बता दिए हैं कि 3 मछली खरीदाया था, जिसमें 2 मछली जिंदा थी और 1 मछली मर गया था। विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला? उनको 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय सम्मान पुरस्कार मिला था। मछली काटने के लिए क्या निकाला जाता था? तो बात करें तो मछली जब भी काटा जाता था तो वहाँ पे पट्टा होता है, तो पट्टा निकालकर मछली को काटा जाता था। ठीक, मछली कौन नहीं खाता था? तो मछली की बात करें
तो पिताजी तो खाते थे मछली, माताजी और संतू ये दोनों कोई मछली नहीं खाते थे। भग्गू कौन था? तो भग्गू की बात करें तो भग्गू एक नौकर था। ठीक, इस चैप्टर में टोटल 43 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर 11 जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत के लेखक हैं बिस्मिल्लाह खां। ठीक, तो इस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि की संपूरक है? प्रश्न यहाँ दक्षिण भारत की पूछा जा रहा है। ठीक, तो ये है प्रभाती की। सेकेंड क्वेश्चन है, मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किनका है? तो ये कथन बिस्मिल्लाह खां की है, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां जो थे वो काशी से काफ़ी उनका ज़्यादा लगाव हो गया था और काशी को देवताओं का शहर भी कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शिक्षा। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये विद्या व्यक्ति चित्र है। सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है। सुशीर जितने भी वाद्य जिसे फूंक कर बजाया जाता है उसे सुशीर कहते हैं, सुशीर वाद्य। और इन सभी सुशीर वाद्यों में शाह जैसे शेर को कहा जाता है, शाह की उपाधि प्राप्त है। तो शहनाई को शाह की उपाधि प्राप्त है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, इसलिए इनका संबंध शहनाई से है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, तो इनके केंद्र में है बिस्मिल्लाह खां। सुशीर वाद्यों में गिना जाता है, तो ये शहनाई के वाद्यों में गिना जाता है। संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा रही है। काशी जो है ये संगीत और प्राचीन की अद्भुत जितने भी परंपरा स्टार्ट होते हैं और वो सभी काशी में मिलता है। ठीक, बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम था पैगंबर बख्त खां। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम था कमीरुद्दीन। यहाँ पर कमीरुद्दीन है, आधा द फिर पूरा द है। ठीक, कोई लोग ऐसे पढ़ते हैं कमरुच्छीन, ये गलत है, कमरुद्दीन है। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? ठीक, उनके परदादा के नाम उस्ताद सलार हुसैन था। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? उनके मामा का नाम था सादिक हुसैन। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था? उनका जन्म हुआ था डुमराव, बिहार में। अगर पूछे प्रश्न में डुमराव किस राज्य में है तो बिहार हो जाएगा। रसूलन बाई थी, तो रसूलन बाई एक गायिका थी। अगला प्रश्न है, सुलोचना कौन थी? तो सुलोचना एक सक्सेसफुल अभिनेत्री थी, जिसे इंग्लिश में हीरोइन बोलते हैं। ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? ये यतीन्द्र मिश्र की है। ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य जो है यतीन्द्र मिश्र के हैं। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? उनका निधन हुआ था 21 अगस्त 2006 में। कुलसुम कौन थी?
कुलसुम की बात करें तो वो एक हलवाइन थी। कुलसुम कौन थी? एक हलवाइन। बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? तो रियाज के लिए वो बालाजी मंदिर जाते थे। जबकि बिस्मिल्लाह खां एक मुस्लिम थे, फिर भी ये बालाजी मंदिर जाते थे। नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? नरकट का प्रयोग एक प्रकार की नरकट जो होता है एक प्रकार की घास होता है, ठीक, और इसका उपयोग किया जाता है शहनाई में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस सम्मान से अलंकृत किया है? तो भारत रत्न से बिस्मिल्लाह खां को सम्मानित किया गया है। यतीन्द्र मिश्र ने किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किया है? तो ये सहित जो है अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किए हैं। बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? बिस्मिल्लाह खां के जितने भी खानदान में सदस्य हुए वो मुहर्रम के दिन शहनाई नहीं बजाते थे। और मुहर्रम जो होते हैं मुस्लिम धर्म का एक अच्छा पर्व माना जाता है। बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था? तो उनको बुखार था फिल्म देखने का। वो बहुत फिल्म देखते थे। बिस्मिल्लाह खां जो थे वो बहुत ज़्यादा फिल्म देखने के शौकीन थे। अरब देश में फूंककर बजाए जाने वाली वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी, जिसे रीढ़ बोलते हैं, रीढ़ होती है, उसे क्या कहते हैं? तो जितने भी अरब देश में बजाए जाते हैं फूंककर, उसे नए कहते हैं। बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने का कितनी मेहनताना मिलता था? टोटल 8 आना इनको, जब ये बजाते थे शहनाई तो इनको बालाजी मंदिर में 8 आना मिलता था। यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको सम्मानित किया गया था रज्जा पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से, ऋतुराज सम्मान से। इनमें से सभी जितने भी अवार्ड मिले थे, पुरस्कार, ये सभी मिले थे। बिस्मिल्लाह खां के पिता कहाँ शहनाई बजाते थे? उनके पिताजी जो थे वो मंदिर में शहनाई बजाते थे। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो वो यार जुलाहे के नाम से किए हैं। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? उनके जो बड़े भाई थे वो शमसुद्दीन थे। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ? उनका जन्म हुआ था 1977 ईस्वी में। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ? तो डुमराव, बिहार में उनका जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो बिस्मिल्लाह खां जो वो शहनाई के साथ साथ उनका मुस्लिम पर्व था मुहर्रम। काशी किसका पाठशाला है? तो ये है संस्कृति की। बिस्मिल्लाह खां दशकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं? जो बिस्मिल्लाह खां थे वो बहुत दशकों का अर्थ होता है 10 वर्ष, ठीक। बिस्मिल्लाह खां दशकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे थे? तो वो था सच्चे सुर की नेमता। कोई भी एक्टर होते हैं वो चाहते हैं कि उस फील्ड में हम सबसे अच्छा हो, इसीलिए बिस्मिल्लाह खां भी ईश्वर से दुआ मांगते थे कि हम इस फील्ड में हमें सुर अच्छा दे, ठीक। कमरुद्दीन नाम किनका था? कमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था। काशी में मरण भी माना जाता है। काशी में जब भी मरण होता है तो उसको माना जाता है मंगल। अगर मंगल ऑप्शन में ना रहे तो शुभ होगा। यहाँ पर अशुभ लिखा है लेकिन अशुभ नहीं, शुभ बोल रहे हैं, ठीक। काशी में मरना भी शुभ माना जाता है या मंगल।
नौबत खाना का क्या अर्थ है? जो नौबत खाना है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का अर्थ। पक्का महाल क्या है? पक्का महाल की बात करें तो पक्का महाल होता है काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। जितने भी काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका है उसको पक्का महाल कहा जाता था। सहनेय की उपाधि किसे दी गई है? तो सहनेय की बात करें तो ये शहनाई को दिया गया है। यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है? तो यदा कदा जो है वो है यतीन्द्र मिश्र की। इस चैप्टर में टोटल 42 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगी बोर्ड एग्जाम के लिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। शिक्षा और संस्कृति, और शिक्षा और संस्कृति के जो राइटर है वो हैं महात्मा गांधी। ठीक, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हो, ये विचार किनका था? तो ये विचार महात्मा गांधी जी का था। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। और ये कथन किसने कहा था? तो ये कहे थे महात्मा गांधी। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है। अगर कोई संस्कृति दूसरे संस्कृति को बहिष्कार करता है तो उसकी संस्कृति भी खतरे में पड़ सकती है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे। और बात करें कि बापू की उपाधि कौन दिए थे? ठीक, तो महात्मा गांधी को बापू का उपाधि कौन दिए थे? तो चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जो थे वही गांधी जी को बापू की उपाधि दिए थे। आर्य कहाँ रहते थे? आर्य जो रहते थे वो रहते थे भारत में। फिनिक्स था। फिनिक्स की बात करें तो फिनिक्स जो होते हैं एक आश्रम था। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में आए। 1916 में आश्रम की स्थापना किए। उसके बाद 1917 में चंपारण विद्रोह, जिसे हम लोग चंपारण सत्याग्रह क्रांति के नाम से जानते हैं। सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया था? तो सर्वोदय का कार्यक्रम महात्मा गांधी चलाए थे। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज काम आप संभालेगा। यह किसका विचार था? तो यह विचार महात्मा गांधी जी का था। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? तो ये था महात्मा गांधी जी का। हिंद स्वराज की रचना किसने की? तो हिंद स्वराज की बात करें तो महात्मा गांधी का था। हरिजन के संपादक कौन थे? तो हरिजन के संपादन महात्मा गांधी थे। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ और इसीलिए 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस और महात्मा गांधी जयंती के रूप में भारत के लोग मनाते हैं। भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है?
तो भारत की जो संस्कृति है विभिन्न भिन्न संस्कृतियों का सामंजस्य है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। उनके अनुसार शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास को शिक्षा को ही सहायक मानते थे। शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? तो शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। टॉलस्टॉय किस देश का साहित्यकार थे? तो टॉलस्टॉय रूस के साहित्यकार थे। गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? गांधी जी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध ही सबसे बढ़िया शिक्षा है। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य मानते थे चरित्र निर्माण। टॉलस्टॉय कौन थे? तो टॉलस्टॉय की बात करें तो वो एक रूसी लेखक थे। टॉलस्टॉय एक रूसी लेखक थे। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? पोरबंदर, गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया एक पत्रिका है। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? तो कवि और नाटककार दोनों थे। गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? तो अहिंसक प्रतिरोध बनने के लिए महात्मा गांधी बोले थे। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? वकालत की बात करें तो लंदन, जिसे हम लोग इंग्लैंड या अंग्रेज कहते थे, वहाँ पे गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए गए थे। अगला प्रश्न था, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे? 1893 से 1914 ईस्वी तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका थे। गांधी जी के 2 हथियार थे। कौन कौन? उनका 2 हथियार था अहिंसा और सत्याग्रह। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। उनके अनुसार होना चाहिए हस्तकला। स्किल के बारे में महात्मा गांधी जी बोलते थे। उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उदात्त का अर्थ होता है श्रेष्ठ। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? उनका निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हो गया था। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मार दिए थे। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा का अर्थ, गांधी जी मानते थे कि आध्यात्मिक शिक्षा का अर्थ होगा हृदय की शिक्षा, जिसे भावना से होता है। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी जी के पिता जी थे करमचंद गांधी। अगर पूछे प्रश्न में कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? तो महात्मा गांधी। मेरा धर्म कैदखाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो शिक्षा और संस्कृति। किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी जी के। गांधी जी के माता का नाम क्या था? गांधी जी के जो माता थी उनका नाम पुतली बाई था। और कस्तूरबा गांधी की बात करें तो कस्तूरबा गांधी गांधी जी की पत्नी का नाम था। कवायद का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ होता है ड्रिल और भाग दौड़, जिसका अर्थ हुआ दोनों, ए और बी दोनों। बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए, ऐसा विचार किनका था? ऐसा विचार था गांधी जी का।
इस चैप्टर में टोटल 41 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप सभी को बता दें कि जितने भी गद्यखंड में के ऑब्जेक्टिव था वो सभी खत्म हो गया। अब आएगा सेकेंड अगला वीडियो, वो पदखंड का होगा।